इस हफ्ते यूक्रेन ने वो कर दिखाया जिससे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के होश उड़ गए। क्योंकि सिर्फ पुतिन ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि यूक्रेन, जो पिछले कई महीनों से ये जंग हारता हुआ दिख रहा था, वो कुछ ऐसा कर दिखाएगा। एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक जो रशियन स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को पीछे ढकेल देगा, उसके मनोबल को भारी ठेस पहुंचा देगा। पुतिन के साथ साथ यूक्रेन का यह अटैक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर भी एक जोर का तमाचा है, क्योंकि उन्होंने कुछ ही महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर प्लान तरीके से उन्हें जलील किया था। ट्रंप, जिसे सब पता है युद्ध के बारे में, टैरिफ के बारे में, उन्हें लगा था कि यूक्रेन के पास इस जंग में अब कोई कार्ड्स, कोई पत्ते बाकी नहीं रहे थे, और यूएस के सपोर्ट के बिना वैसे में भी इस जंग में कोई पोजीशन, कोई स्टैंडिंग नहीं थी यूक्रेन की। लेकिन अब बिना यूएस की मदद के, उनके अनुमति के, जेलेंस्की ने दर्जनों रशियन बॉम्बर्स को एक साथ तबाह कर दिया। पुतिन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब लोगों को यह लगने लगा है कि यूक्रेन आज भी जंग में कायम है, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद वो सक्षम है, आत्मनिर्भर है। तो आखिर ऐसा क्या किया है यूक्रेन ने? क्यों 1 जून के अटैक को मॉडर्न वॉरफेयर में एक नया बेंचमार्क की तरह देखा जा रहा है? क्या इस अटैक के बाद 3 सालों से चल रहे इस जंग में एक नया मोड़ आने वाला है? क्या यूक्रेन ने इस जंग की दिशा ही बदल दी है, या फिर यह अटैक उस दिए की आखिरी लौ की तरह है जो बुझने से पहले एक बार जोर से भड़कती है? क्या रशिया इस हमले के बाद चुप रहेगा, या फिर इस जंग में अब हम एक न्यूक्लियर एस्केलेशन भी देख सकते हैं? सीज फायर की बातें जो काफी बीते हफ्तों से चल रही थी, अब उसका क्या होगा? क्या यूक्रेन अब एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से टेबल पर आएगा, या फिर ट्रंप फिर से आकर इस देश को रशिया के आगे सरेंडर करने को मजबूर करता रहेगा? और फाइनली, वेरी इंपॉर्टेंटली, इस ड्रोन हमले के बाद क्या भारत इस ड्रोन रियलिटी का सामना करने के लिए खुद को तैयार पाएगा? क्या कुछ करने की जरूरत है आज भारत को, जो हम काफी पीछे हैं इस ड्रोन युग में, अपने आप को इस लेवल पर विश्व गुरु बनाने के लिए? क्योंकि यही सच्चाई है कि चाइना इस मुकाबले में हमसे काफी आगे है। ये सारी चीजें डिटेल में, आंकड़ों के साथ, आज के देशभक्त एपिसोड में। बीते रविवार को यूक्रेन ने रशिया के 5 एयरबेसेस पर एक साथ ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए। ये अटैक्स रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर से लेकर यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर साइबेरिया रीजन के एयरबेसेस पर एक साथ इनमें हमला किया गया, जिससे रशिया के 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तबाह हो गए। यूक्रेन की माने तो एक अटैक से रशिया की 34% से ज्यादा क्रूज मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी अब तबाह हो चुकी है। कुल मिलाकर $7 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है रशिया को। डैमेज हुए बॉम्बर्स में रशिया की Tu-95, Tu-22M जैसे हैवी बॉम्बर्स शामिल है। एक A-50 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हुई है। ये लॉसेस इतने सिग्निफिकेंट है क्योंकि रशिया अब इन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद कर चुकी है। मतलब डैमेज हुए एयरक्राफ्ट को रिपेयर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, रिप्लेस कर पाना तो इंपॉसिबल है। यूक्रेन की माने तो उसने रशिया की 1/3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डैमेज कर दिया है या उन्हें खत्म कर दिया है। इनमें से कई न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स भी थे, जिसका इस्तेमाल रशिया आए दिन यूक्रेन पर लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल करता आया है। यूक्रेन को उम्मीद है कि अब रशिया के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो मिसाइल दागने की फ्रीक्वेंसी है, वो अब थोड़ी कम होगी। इस अटैक के रिजल्ट्स जितने ऐतिहासिक है, इसका एग्जीक्यूशन उतना ही यूनिक है। इनफैक्ट ये अभी तक के मिलिट्री हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव अटैक्स में से एक माना जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो रशियन टेरिटरी में 4000 किलोमीटर अंदर घुस के साइबेरिया रीजन तक, एयरबेसेस तक पहुंच पाना अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट आप मान सकते हैं। और यूक्रेन ने न सिर्फ इस रीजन में, बल्कि नॉर्वे बॉर्डर से लेकर साइबेरिया तक, वेस्ट टू ईस्ट अक्रॉस 3 टाइम जोन, 5 अलग अलग रीजन्स में अपने ट्रक्स पहुंचाकर अलग अलग बेसिस पर अटैक किया। इस हमले का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक एस्पेक्ट यह है कि इसमें यूज किए गए वेपन्स,
अब अपनी टेरिटरी से 4000 किलोमीटर दूर प्रिसाइसली कोई अटैक अगर आपको करना है तो वैसे में आपको कन्वेंशनल मिलिट्री सेंस में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती। यह ऐसे हथियार और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही कम देशों के पास है, बहुत महंगी टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन अगर आप यूक्रेन जैसे इंपॉवरिश्ड कमजोर मिलिट्री नेशन हो तो उनके मिलिट्री कमांडर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो इनएक्सेसिबल है, तो उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है। और ऐसी ही आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव थिंकिंग की यूक्रेन की आर्मी और उनकी मिलिट्री ने 18 महीने से ज्यादा मेटिकुलस प्लानिंग के बाद यूक्रेन ने रशिया के अंदर 5 मिलिट्री बेसिस के पास 117 एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन स्टेशन कर दिए, ट्रक्स के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स के द्वारा। इन दर्जनों छोटे छोटे ड्रोन्स को एक एक करके कंटेनर में रशिया के अलग अलग रीजन्स में स्मगल किया गया। एक बार ये ड्रोन्स रशियन टेरिटरी में दाखिल हो गए तो इन्हें रशियन ट्रकर्स की मदद से अलग अलग बेसिस के 5 से 7 किलोमीटर के दायरे तक पहुंचा दिया गया। यूक्रेन की माने तो इन रशियन ट्रकर्स को आइडिया तक नहीं था कि उनके ट्रक्स में क्या डेडली सामान लोडेड है, और इस तरीके से वो एयर बेसिस के पास पहुंच गए। एक बार अपने पोजीशन पर वो आ गए तो यूक्रेन की टीम ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की से ग्रीन लाइट मिलते ही इन ट्रक्स पर लगे लार्ज जो कंटेनर्स हैं उनके लिड्स को रिमोटली ओपन कर दिया, जिसके बाद 117 एआई गाइडेड ड्रोन्स एक एक करके ट्रक से बाहर निकलने लगे और एयर बेसिस में दाखिल होने लगे। फिर यहां स्ट्रेटेजिकली पार्क्ड बॉम्बर्स को चुन चुनकर एआई की मदद से चुन चुनकर उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उनका जो लेंथ है, उनकी जो बनावट है, उसे देखकर उन पर अटैक शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने देश और दुनिया को यह भी बताया कि हर एक ड्रोन का अपना एक रिमोट पायलट था जो रिमोटली उनको कंट्रोल कर रहा था। साथ ही रशिया की डोमेस्टिक स्पाई एजेंसी एफएसबी का मजाक उड़ाते हुए जेलेंस्की ने यह भी कहा कि यह मेगा ऑपरेशन का लोकल ऑपरेशन बेस यूक्रेन ने रशिया के एफएसबी हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने बनाया था। इसके बावजूद भी रशियंस इस अटैक को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को जेलेंस्की ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया। यह अटैक इसलिए भी इतना सिग्निफिकेंट है क्योंकि रशिया जैसे देश पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस स्केल पर कभी भी अटैक दिखने को नहीं मिला है। पिछले 3 सालों से, हां बात सही है, यूक्रेन वॉर में चलते हुए रशिया को काफी सेटबैक झेलने पड़े हैं। फिर चाहे वो ब्लैक सी फ्लीट का मॉस्कोवा शिप पर अटैक हो, या फिर कर्च ब्रिज का डिस्ट्रक्शन हो, या फिर सेवेस्तोपोल पोर्ट पर अटैक हो, रशिया ने इस वॉर में अभी तक कई हमले झेले हैं, लेकिन कुछ भी इस स्केल और ओडेसिटी का नहीं देखा गया है जितना हमने जून 1 के अटैक में देखा। इस अटैक के तबाही और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को देखते हुए कई लोग इसे रशिया's पर्ल हार्बर मोमेंट बुला रहे हैं। याद रखिए, पर्ल हार्बर 1941 जापान ने अमेरिका के हवाई के पर्ल हार्बर पे किस तरीके से सरप्राइज अटैक लॉन्च किया था, यूएस की जो पैसिफिक फ्लीट थी उसको तबाह कर दिया था। इस पर्ल हार्बर के बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 का जो रुख था पूरी तरीके से बदल जाता है। यूएस इस अटैक के बाद फॉर्मली वर्ल्ड वॉर 2 में उसके मैदान पर उतर जाती है, और उसके बाद जापान का क्या हुआ आपको सब मालूम है। आज रशिया पर भी एक ऐसा हमला हुआ है जो पर्ल हार्बर के शॉक एंड ऑ को क्लोजली रिजेंबल करता है। तो सवाल ऑब्वियसली उठता है, क्या रशिया अब इन अटैक्स को अवेंज करने के लिए कोई बहुत बड़ा धमाका करेगा? क्या हम कोई न्यूक्लियर एक्सकेलेशन देखेंगे? अब ये देखने वाली बात है। शायद जब तक आप ये एपिसोड देखो रशिया ने कोई बड़ा धमाका कर भी दिया हो, लेकिन इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बाजी यूक्रेन के पास है। यूक्रेन ने एक और ब्रिज भी उड़ा दिया है, अंडर सी एक और अटैक कर दिया है। लेकिन रशियन मीडिया वेरी सरप्राइजिंगली, रशियन सरकार इस अटैक को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है। इनिशियली डिफेंस मिनिस्ट्री रशिया की एक्नॉलेज भी नहीं किया है कि कितने अलग बेसिस पर अटैक हुआ है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितने एयरक्राफ्ट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, उस पर अभी ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। रशियन मीडिया में फिलहाल इन बातों को डिस्कस भी नहीं किया जा रहा है। तो अभी के लिए रशिया अपने आप को इस बेइज्जती के बारे में उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुतिन, याद रखिए, एक अथॉरिटेरियन लीडर है। चेस्ट थंपिंग के लिए ही सही एक रिस्पॉन्स तो वो जरूर रेडी करेगा, क्योंकि रशिया कन्वेंशनल वॉरफेयर में अभी भी उसका अपर हैंड है। यूक्रेन पर आए दिन मिसाइल अटैक्स होते आए हैं और भी होंगे, ये तो आप लिख के ले लो, पक्की बात है।
लेकिन पुतिन के रिस्पॉन्स का एग्जैक्ट स्केल प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि पुतिन थोड़ा सा पागल भी है। पुतिन इस बात पर भी पागल होगा कि कैसे छोटे मोटे ड्रोन्स ने रशिया जैसे बड़े पावर को धूल चटा दी। वैसे तो इन छोटे अनोइंग एफपीवी ड्रोन्स को हम शादी ब्याह और पार्टीज में भी देखते आए हैं, बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग सा एक आवाज भी क्रिएट करता है। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये ऑलमोस्ट हार्मलेस दिखने वाले छोटे मोटे ड्रोन्स को इस तरीके से वेपनाइज किया जाता है या जा सकता है। क्योंकि मिलिट्री पर्पसेस के लिए जो ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं वो यूजुअली बड़े होते हैं, एक्सप्लोजिव से लदे होते हैं। आज की दुनिया में कई देश इन ड्रोन्स को डेवलप और प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिना किसी ऑन बोर्ड पायलट के एनिमी टेरिटरी के हजारों किलोमीटर तक अंदर घुस के एआई की मदद से अटैक कर सकते हैं। मिलिट्री ड्रोन्स के कंपैरिजन में एफपीवी ड्रोन्स तो खिलौने हैं जी, जिनका सिर्फ एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज होता है, इसीलिए उनको फिल्मिंग या स्ट्रीमिंग पर्पसेस के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। यही रीजन है बाय द वे कि यूक्रेन ने इन अनसस्पेक्टिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल रशिया के अगेंस्ट किया, क्योंकि मिलिट्री स्टेशंस के इतने करीब पहुंचकर इन छोटे छोटे ड्रोन से अटैक्स अगर आप करोगे, तब दुनिया की कोई भी सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि साइज इतना छोटा है अटैकिंग ड्रोन्स का। महज कुछ $1000 के ट्रक और एफपीवी ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन ने रशिया के $7 बिलियन के 40 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स उड़ा दिए। इस सेंस में इस अटैक की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में अब ऐसे लार्ज स्केल रिमोट कंट्रोल्ड क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस धीरे धीरे नॉर्म बनते जा रहे हैं। अभी पिछले साल ही सितंबर में हमने आपको बताया था कि कैसे इजराइल ने लेबनान में 3000 पेजर्स और वॉकी टॉकीज को एक साथ रिमोटली एक्सप्लोड कर दिया, जिससे हिजबुल्लाह फाइटर्स का एक बड़ा कंटिंजेंट, एक बड़ा हिस्सा बुरी तरीके से घायल हो गया। क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस में इजराइल के पेजर अटैक्स ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया, जहां बिना एक शॉट फायर किए, बिना वॉर डिक्लेयर किए, इजराइल आर्मी ने एनिमी टेरिटरी को बिना ब्रीच किए दुश्मन के फाइटर्स को आउट ऑफ सर्विस कर दिया। इसके बाद इजराइल को बस 2 महीने लगे थे हिजबुल्लाह को सब्सटैंशियली वीकन करने के लिए और उन्हें हराने में। इस पेजर अटैक को भी इजराइल ने महीनों सालों लगाकर प्लान किया था। अब यूक्रेन ने भी इस न्यू एज वॉरफेयर में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बिना लॉन्ग रेंज वेपन्स यूज किए, बिना हाई एंड 5G 6G फाइटर यूज किए, डिप्लॉय किए, बिलियंस ऑफ डॉलर वाले फाइटर लगाकर रशिया जैसे देश के 1/3 हैवी बॉम्बिंग फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया विथ मिनिमल कॉस्ट, विथ मैक्सिमम प्लानिंग। हाउएवर, इन ड्रोन स्ट्राइक्स ने एक बार फिर से दुनिया को यह बता दिया है कि अब वॉरफेयर पूरी तरीके से बदल चुका है। अब हेवी आईसीबीएम, स्ट्रेटेजिक जेट्स या बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की आपको जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है और दरकार है सस्ते डीप स्ट्राइक ड्रोन प्रोग्राम्स की। मॉडर्न वॉरफेयर का फ्यूचर अब यही बन रहे हैं। इस अटैक को दुनिया भर के मिलिट्री प्लानर्स क्लोजली देख रहे होंगे, क्योंकि सोचो, अगर यूक्रेन जैसा कंट्री लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ऐसे स्ट्राइक्स करा सकता है, तो कल किसी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर के पास भी यह फॉर्मूला कॉपी करने की एक क्षमता होगी। सोचो, एक टेरर अटैक जो AK-47 के साथ नहीं होगा, ड्रोन्स के साथ होगा। याद रखिए, कई साल पहले श्रीलंका में जब LTT एक्टिव था तो उन्होंने अपनी छोटी एयरफोर्स भी बना दी थी, लेकिन उसके लिए भी लैंडिंग पैड्स की दरकार थी, एयरक्राफ्ट्स की दरकार थी। लेकिन यहां तो पूरा का पूरा खेल कुछ ड्रोन से हो सकता है, तो एक टेरर एंगल भी यहां पैदा होता है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी SBU इस अटैक को लीड कर रही थी, जो आज से पहले किसी ने किया नहीं था। इस सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद SBU दुनिया की इकलौती एजेंसी बन गई है जिसने इतने बड़े पैमाने पर इतने प्रिसिशन ड्रोन स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है रियल लाइफ सिचुएशन में। यह अटैक ऐसे टाइम पर आया है जब यूक्रेन महीनों से जंग के मैदान में सिर्फ लॉसेस ही झेल रहा था। डिप्लोमेटिकली भी अब ट्रंप के आने के बाद उसका सपोर्ट भी आए दिन कम हो रहा था। अब ट्रंप के साथ साथ यूरोपियन एलाइज भी यूक्रेन को सीजफायर करने के लिए थोड़ा सा मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में यह अटैक एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है, जो यूक्रेनी जो सोल्जर्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनका मोराल भी बूस्ट करेंगे। साथ ही साथ दुनिया को भी एक मैसेज जाता है कि यूक्रेन आज भी इस जंग में डटा हुआ है, डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स, डिस्पाइट द फैक्ट USA या रशिया सब उसके अगेंस्ट दिख रहे हैं।
इस अटैक की टाइमिंग एक और मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन के बीच में सीजफायर निगोशिएशन स्टार्ट हो चुके थे। दोनों साइड्स 3 सालों से ब्रूटल वॉर के बाद फाइनली एक टेबल पर कम से कम आए बातचीत करने के लिए। हालांकि एक सीजफायर डील अभी कोसों दूर था, लेकिन अब एटलीस्ट एक प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। यूएस के प्रेशर में आकर ये जो पीस निगोशिएशंस में यूक्रेन को अभी तक एक वीकर पावर की तरह देखा जा रहा था, लेकिन अब यूक्रेनी डेलीगेट्स इस्तांबुल में एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ निगोशिएट कर पाएंगे, क्योंकि रशिया इस अटैक के नुकसान को पूरी तरीके से एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। इसीलिए इसका सीधा असर सीजफायर निगोशिएशन पर अभी तक तो नहीं दिखा है। अपने कोर डिमांड्स को इतने दिनों से पुतिन कई बार दोहरा चुका है। उसे अभी तक फॉर्मली डॉक्यूमेंट में कोडिफाई तो नहीं किया गया है, और वैसे में भी यूक्रेन ये सारे पुतिन के डिमांड्स मानने वाला है नहीं, तो अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी है। यूक्रेन एक अनकंडीशनल सीज फायर डिमांड कर रहा है, लेकिन पुतिन के जो लिस्ट ऑफ कंडीशंस है वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे में ये अटैक यूक्रेनियन होप्स को और ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे अभी एक सीज फायर डील तो मुश्किल ही लग रही है, एस्केलेशन ही दिख रहा है। यूक्रेन और रशिया की युद्ध तो चलती रहेगी, लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना है। यूक्रेन वॉर में ड्रोन्स का एक्सटेंसिव यूज पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। मॉडर्न वॉरफेयर कैसे अब यूएवी के इर्द गिर्द शेप हो रहा है, हमने ये ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में देख लिया है, और अब इस लेटेस्ट अटैक के बाद ड्रोन वॉरफेयर एक नया बेंचमार्क स्थापित कर चुका है, जिससे भारत को एक्चुअली बहुत चिंता का विषय बन जाता है। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया है, भारत आज भी एक इमर्जिंग ड्रोन पावर है। भारत का ड्रोन सेक्टर अभी भी अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है। हालत इतनी खराब है कि डोमेस्टिक ड्रोन वॉरफेयर में हम शायद पाकिस्तान की बराबरी या उससे भी पीछे हैं। इंडिया का ड्रोन फ्लीट अभी भी ज्यादातर इजरायली मेड रिकॉनेसेंस यूएवी पर बेस्ड है, जैसे कि IAI सर्चर और हेरॉन। इसके अलावा इंडिया के पास हार्पी और हरप जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, जो मिसाइल की तरह काम करते हैं और इंडिपेंडेंट सर्वेलेंस के बाद प्रिसिशन स्ट्राइक्स करते हैं। हरप इंडिया का ड्रोन आर्सेनल में न्यू एज वॉरफेयर गैप को थोड़ी बहुत तरीके से पूरी करता है, क्योंकि ये लो ऑपरेशनल कॉस्ट में भी हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। दूसरी तरफ हेरॉन को एक्सपर्ट्स इंडिया का आईज इन द स्काई की तरह देखता है, जो पीस टाइम सर्वेलेंस के लिए, कॉम्बैट मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। IAI सर्चर ड्रोन स्पेशली फ्रंट लाइन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें लगभग 18 घंटे तक हवा में रहने की क्षमता है, 300 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है। लेकिन यह सब होने के बाद भी इंडिया के पास कॉम्बैट ड्रोन स्ट्रेंथ के मामले में हम सिर्फ मॉडेस्ट स्ट्रेंथ पर हैं। ऑपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी ने भी इसके बारे में बात किया था कि कैसे ड्रोन न्यू एज वॉरफेयर का एक अहम हिस्सा बनेगा। पिछले कुछ टाइम से मोदी जी भी कुछ स्पीचेस में ड्रोन्स के बारे में बात करते आए हैं और कैसे इंडिया को इस एरिया में विकसित होने की जरूरत है। अब कुछ महीनों पहले हमने यूएस से $4 बिलियन का डील साइन किया था, जिसमें हमने 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स हमने खरीदे हैं। अब भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी इससे एक बहुत बड़ा जंप लेगी। MQ-9B ड्रोन्स लगभग 40 घंटे तक एक स्ट्रेच में हवा में रह सकते हैं। 40,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पर यह ऑपरेट कर सकती है, जो कि इंडिया के यूएवी वॉरफेयर आर्सेनल को ग्लोबल लेवल तक ले जाएगा। तो यहां तो कम से कम हम यूएवी में सक्षम बन रहे हैं। अब बात आती है ड्रोन्स की और स्वॉर्म ड्रोन्स की, जो टैक्टिक अब नया टैक्टिक बन गया है, जिसमें एक साथ छोटे छोटे यूएवीज को एक बड़ा ग्रुप उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है, जिससे एनिमी का एयर डिफेंस पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और उसके बाद आप हाई वैल्यू ड्रोन्स को इजीली एनिमी लाइंस के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हो, एयरक्राफ्ट भी भेज सकते हो। लेकिन इस सब के बाद भी एक बहुत बड़ा गैप अभी भी हमारे ड्रोन कैपेबिलिटीज में है, जिसे इमीडिएटली फिल करने की जरूरत है। FPV ड्रोन्स, म्यूनिशन ड्रोन्स, स्मॉल ड्रोन्स, जिसे हम टैक्टिकल अटैक कर पाएं। प्रॉब्लम यह है कि चाइना पिछले 10 सालों से ज्यादा इसी ड्रोन सेक्टर को लीड करता आया है, फोकस करता आया है। आज चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल इंडस्ट्री है। साथ ही चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री यूएवी एक्सपोर्टर बन चुका है। SIPRI के डेटा के हिसाब से 2008 से 2018 के बीच में चाइना ने करीबन 200 कॉम्बैट ड्रोन्स और 150 से ज्यादा स्ट्राइक केपेबल यूएवीज एक्सपोर्ट किया है। इनमें UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, पाकिस्तान सबसे बड़े बायर्स हैं।
इनोवेशन और क्वालिटी के लेवल पर भी चाइना मार्केट से आगे ही पेस बनाकर रखा हुआ है। फ्लाइट कंट्रोल, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर, सब में चाइना नए अपग्रेड्स कर रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस। आज के दिन चाइना स्टेल्थ यूएवीज, फोल्डेबल विंग ड्रोन्स, माइक्रो ड्रोन, शॉर्ट टेक ऑफ ड्रोन्स और फ्लाई विंग यूएवीज जैसे एडवांस डिजाइन डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइनीज ड्रोन्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। चाइना भी अपने ड्रोन्स को इंडिया के लैंड बॉर्डर पेट्रोलिंग में डिप्लॉय कर चुका है। वेस्टर्न थिएटर कमांड में चाइना ने GJ2 और रेनबो 4 ड्रोन्स डिप्लॉय करके रखे हैं। टिबेटन प्लेटू पर AV500W अनमैन्ड हेलीकॉप्टर साल 2019 से ऑलरेडी तैनात है, जो 6700 मीटर्स तक की ऊंचाई तक उड़ान ले सकता है, लेजर गाइडेड मिसाइल्स कैरी कर सकता है। आपको सुनने में खराब लगेगा, लेकिन सच तो यही है कि अगर हम आज के डेट पर भी इस पर फुल फोकस से स्टार्ट करें ऑन यूएवीज एंड ड्रोन्स, तो चाइना को मैच करते करते कम से कम 1 दशक हमें लग जाएगा ड्रोन टेक्नोलॉजी में। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि हम पाकिस्तान पर ज्यादा फोकस करते हैं, ऑब्सेस करते हैं और भूल जाते हैं चाइना जैसा बिगर थ्रेट हमारे बॉर्डर पर बैठा है, या फिर हम उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। देशभक्त पर हम सालों से कहते आए हैं चाइना हमारे देश का सबसे बड़ा मिलिट्री, सबसे बड़ा इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक थ्रेट है, और ड्रोन वॉरफेयर के मामले में 1 दशक से ज्यादा वो हमसे आगे है। जो देशभक्त हैं वो ये बात मानेंगे, वो ये बात समझेंगे। जो अंधभक्त हैं वो मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन समय आने पर भारत देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी भी समय है, सब कुछ बिगड़ा नहीं है। बंटवारे की राजनीति, ओछी गंदी पॉलिटिक्स को छोड़कर हमें फोकस करना होगा। दुनिया कहां आगे चली गई है, समय हाथ से निकला जा रहा है, और अगर हम वन माइंड से फोकस करेंगे तो हम किसी भी एनिमी का मुकाबला कर पाएंगे। और अगर नहीं किया फोकस, तो बहुत जल्द एक बार फिर से सीज फायर करने की दरकार आ जाएगी, और वो कतई ही एक्सेप्टेबल हमें नहीं होना चाहिए। जय हिंद।